हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे द पैरामीटर्स ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर और एनालिसिस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करा था। फुल वेव रेक्टिफायर होता क्या है, राइट, ये वर्क कैसे करता है, ऑपरेशन क्या है, इसका वेव फॉर्म क्या है। उसके बाद हमने IDC और IRMS, DC करंट और एवरेज करंट या RMS करंट भी हमने फाइंड आउट करा था लास्ट क्लास में। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जाइए देख आइए, क्योंकि मैं IDC और IRMS को यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ। और अगर आपको नहीं पता है कि फुल वेव रेक्टिफायर वर्क कैसे करते हैं तो आप कैसे समझ पाएंगे इसके डिफरेंट पैरामीटर्स। तो सबसे पहले द फर्स्ट पैरामीटर इज द फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। फॉर्म फैक्टर कैसे हम फाइंड आउट करते थे? RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। RMS वैल्यू या तो हम करंट की लेते थे या वोल्टेज की लेते थे, बट एक कंडीशन थी, अगर हम ऊपर ले रहे हैं RMS वैल्यू ऑफ करंट तो नीचे भी हम लेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। ऊपर ले रहे हैं RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज तो नीचे भी लेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज, राइट। तो हमें पता है RMS वैल्यू क्या होता है, IM अपॉन √2, राइट। एवरेज वैल्यू क्या होता है, 2IM अपॉन पाई। ये तो हमने डिस्कस करा था लाइक लास्ट वीडियो में। आई होप आपको याद होगा, आप अपने फॉर्मूला शीट में लिखते जा रहे हैं सारी चीज़ें। सो IM अपॉन √2 अपॉन 2IM अपॉन पाई। IM और IM कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पाई ऊपर चला जाएगा, √2 नीचे आ जाएगा, तो क्या बचेगा, फॉर्म फैक्टर होएगा पाई अपॉन 2 √2 जो कि हो जाएगा 1.11। तो फॉर्म फैक्टर है इस केस में 1.11। अब आ जाते हैं एवरेज DC लोड वोल्टेज और RMS DC लोड वोल्टेज। सो RMS DC लोड वोल्टेज यहाँ पर डिराइव्ड है। अब हम क्या करेंगे, एवरेज DC लोड वोल्टेज को डिराइव करेंगे, राइट। सो VL DC क्या हो जाएगा, IDC इंटू RL, राइट। जो DC करंट है उसे RL से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें लोड वोल्टेज मिल जाएगा DC। ऐसे ही अगर हम IRMS को मल्टीप्लाई कर देंगे RL से तो हमें VL RMS मिल जाएगा। IRMS क्या था, IM अपॉन √2। IDC क्या है, 2IM अपॉन पाई, राइट, इंटू RL, राइट। ये हो जाएगा हमारा VL DC। तो यहाँ पर इस IM को हमने कैसे रिप्लेस करा है, IM पता है हमें, VM से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो IM हो जाएगा VM अपॉन टोटल R। टोटल R क्या है, RL प्लस RF प्लस R2। ये पूरा सर्किट में हमारा टोटल रेजिस्टेंस है, 1 अपॉन √2 रहेगा, RL रहेगा एज इट इज। ऐसे ही इस केस में लिखें तो 2 अपॉन पाई एज इट इज रहेगा, VM अपॉन RL प्लस RF प्लस R2 हो जाएगा मल्टीप्लाई विद RL, राइट। सो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो RL है इसे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। जब इसे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, यहाँ पर RL के डिनोमिनेटर में जाएगा RL 1 हो जाएगा, RF प्लस R2 के नीचे जाएगा तो हम इसे ऐसे लिख देंगे। तो सिमिलरली हम VL DC को भी लिख सकते हैं 2 अपॉन पाई VM अपॉन 1 प्लस RF प्लस R2 अपॉन RL, राइट। तो अब यहाँ पर बिकॉज RL बहुत बड़ा है R2 प्लस RF से, R2 प्लस RF बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू RL, तो हम क्या करेंगे, इस फैक्टर को नेग्लेक्ट कर देंगे, यहाँ पर भी इस फैक्टर को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास VL RMS क्या बचेगा, VM अपॉन √2। यहाँ पर VL DC क्या बचेगा, VM इंटू 2 अपॉन पाई, और आई कैन से 2VM अपॉन पाई। सो आई होप आपको दोनों एक साथ समझ आ गए हैं, एवरेज DC लोड वोल्टेज और RMS लोड वोल्टेज, आपको दोनों अच्छे से समझ आ गए हैं। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पैरामीटर जो कि है रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर का जो फॉर्मूला था, फॉर्म फैक्टर की हेल्प से मैंने डिराइव करा था हाफ वेव रेक्टिफायर में भी। रिपल फैक्टर को R से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है अंडर रूट फॉर्म फैक्टर स्क्वायर -1, राइट। फॉर्म फैक्टर को हमने FF से रिप्रेजेंट करा तो R हो जाएगा अंडर रूट FF स्क्वायर -1। सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर फुल वेव रेक्टिफायर को देख रहे हैं, फॉर्म फैक्टर आया था 1.11, तो रिपल फैक्टर हो जाएगा अंडर रूट 1.11 स्क्वायर -1 जो कि हो जाएगा 0.48। परसेंटेज में लिखें तो 48%। तो अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर से कंपेयर करें तो ये बहुत कम है। हाफ वेव रेक्टिफायर का 121% था, यहाँ पर 48% आया है। रिपल फैक्टर मुझे क्या बताता था, रिपल फैक्टर मुझे बताता था आउटपुट में कितना AC कंपोनेंट है, राइट। तो अगर अब मैं इस केस में देखूं तो फुल वेव रेक्टिफायर के केस में फॉर्म फैक्टर
कम है, रिपल फैक्टर कम है, तो आई कैन से आउटपुट में जो AC वोल्टेज है या AC करंट है वो बहुत कम है इन कंपैरिजन टू हाफ वेव रेक्टिफायर। क्वालिटी ऑफ DC वोल्टेज वुड बी बेटर, बहुत अच्छी होगी DC वोल्टेज इन फुल वेव रेक्टिफायर देन द हाफ वेव रेक्टिफायर। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नाउ कमिंग टू द रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी। रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी कैसे लिखते थे? आउटपुट पावर इन डीसी डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, जो कि हम एसी में दे देते हैं। हम इनपुट एसी देते थे, आउटपुट हम डीसी लेते हैं, तो आउटपुट पावर जो मेजर करेंगे वो डीसी में मेजर करेंगे, इनपुट पावर एसी में मेजर करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। परसेंटेज में कंप्यूट करना है तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। पी आउटपुट डीसी को कैसे लिखेंगे? आई डी सी स्क्वायर इंटू आर एल। अब आई डी सी की वैल्यू हमने निकाली थी अभी 2Im अपॉन पाई, आई डी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4Im स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, राइट। पावर क्या होता है? आई स्क्वायर आर, तो हमने क्या करा है? आई डी सी ले लिया है आई की जगह और आई डी सी का स्क्वायर कर दिया है, जो कि हो जाएगा 4Im स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू आर एल। पी आई ए सी क्या हो जाएगा? पी आई ए सी हो जाएगा आई आर एम एस स्क्वायर इंटू टोटल रेजिस्टेंस। आई आर एम एस हमें पता है, आई आर एम एस क्या था? आई एम स्क्वायर अपॉन 2, आई एम अपॉन √2 था, इसका स्क्वायर करेंगे तो आई एम स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड विथ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, जो कि है आर एल प्लस आर एफ प्लस आर टू। परसेंटेज एफिशिएंसी क्या होगा? इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। सो डीसी आउटपुट पावर को एसी इनपुट पावर से डिवाइड करेंगे तो 4Im स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर एल इंटू 100, हम परसेंटेज में ले रहे हैं, मल्टीप्लाई 100 करना जरूरी है, अपॉन Im स्क्वायर अपॉन 2 आर एल प्लस आर एफ प्लस आर टू। Im स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा तो 8 अपॉन पाई स्क्वायर आर एल प्लस आर टू प्लस आर एफ प्लस आर एल इंटू 100, राइट। सो हमारे पास बचेगा 8 अपॉन पाई स्क्वायर, इस आर एल को नीचे ले आएंगे, हर बार हम यही मेथड कर रहे हैं, 1 अपॉन 1 प्लस आर एफ प्लस आर टू अपॉन आर एल इंटू 100, राइट। तो अब यहाँ पर इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि ये बहुत छोटा इन कंपैरिजन टू आर एल, आर टू प्लस आर एफ इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू आर एल। तो हमारे पास 8 अपॉन पाई स्क्वायर की जब वैल्यू निकालेंगे आएगा 0.8106, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 81.06। हाफ वेव रेक्टिफायर की थी 40.53, इसकी एफिशिएंसी 81 है, विच इज ऑलमोस्ट ट्वाइस, राइट। तो आप देख रहे हैं एफिशिएंसी कितनी ज्यादा बढ़ जा रही है। कमिंग टू द ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है? इस केस में फुल वेव रेक्टिफायर के केस में हम प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का अलग से ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर निकालते हैं और फिर दोनों का एवरेज लेते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग की बात करें तो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो पावर सप्लाई होगी सिर्फ हाफ साइकिल ड्यूरेशन के लिए रहेगी, जबकि प्राइमरी वाइंडिंग में जो पावर सप्लाई रहेगी फुल साइकिल ड्यूरेशन के लिए रहेगी। तो अगर हम सेकेंडरी TUF कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा आउटपुट पावर इन डीसी अपॉन वोल्ट एम्पेयर रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। वोल्ट एम्पेयर रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर निकालने के लिए हम क्या करते थे? IRMS को VRMS से मल्टीप्लाई करते थे ट्रांसफार्मर के, तो ये क्या हो जाएगा? IM अपॉन √2 VM अपॉन √2 IDC इंटू VIDC, ये था हमारा आउटपुट DC। तो IDC क्या था? 2IM अपॉन पाई, VDC क्या था? 2VM अपॉन पाई, राइट। IM कैंसिल आउट, VM कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचा? 8 अपॉन पाई स्क्वायर। सो 8 अपॉन पाई स्क्वायर आ गया 81.1। ये तो आ गई हमारा सेकेंडरी TUF। प्राइमरी TUF हमने कंप्यूट करा था 0.574। अब जो टोटल TUF होगा, एवरेज ऑफ 2 होगा, प्राइमरी TUF प्लस सेकेंडरी TUF अपॉन 2, 0.811 प्लस 0.574 अपॉन 2, जो कि आएगा 69.25। इट इज ऑल्सो बेटर। कमिंग टू द पीक इनवर्स वोल्टेज रेटिंग और रिपल फ्रीक्वेंसी। पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है कि जब हमारा डायोड रिवर्स बायस में है तो उसके ऊपर मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज कितनी जा रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने डायोड D1 को फॉरवर्ड बायस में एज्यूम करा है, डायोड D2 को रिवर्स बायस में एज्यूम करा है। तो डायोड D1 के अक्रॉस करंट जाएगा, D2 के अक्रॉस कोई करंट नहीं जाएगा। तो अगर अब यहाँ पर हम करंट देखें तो यहाँ पर जो वोल्टेज है इस टर्मिनल के अक्रॉस वो VM है। तो यहाँ पर बिकॉज ये फॉरवर्ड बायस है, यहाँ पर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होएगा, सारा वोल्टेज इस रजिस्टर के अक्रॉस दिखेगा। अब हम नीचे वाले सर्किट में अगर हम KVL लगाए तो यहाँ पर वोल्टेज है VM, यहाँ पर वोल्टेज है VM और यहाँ पर है पीक इनवर्स वोल्टेज। तो पीक इनवर्स वोल्टेज क्या हो जाएगा? 2VM, VM प्लस VM माइनस पीक इनवर्स वोल्टेज इज 0। KVL लगाएंगे तो पीक इनवर्स वोल्टेज आएगा 2VM। अब रिपल फ्रीक्वेंसी, इस केस में जो आउटपुट वेवफॉर्म है, अगर आपको याद हो तो आउटपुट वेवफॉर्म ऐसा आ रहा था। अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर को देखें तो उस केस में सेम था सोर्स फ्रीक्वेंसी के
जो हमारा रिपल फ्रीक्वेंसी था, बट यहाँ पर इस केस में डबल है। सो रिपल फ्रीक्वेंसी इज ट्वाइस ऑफ सप्लाई वोल्टेज फ्रीक्वेंसी। अब आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ और डिसएडवांटेजेस ऑफ सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। एडवांटेजेस क्या है, यहाँ पर रिपल्स कम है, मतलब एसी कंपोनेंट कम होगा, बेटर डीसी देगा ये आउटपुट पे। इट इज हैविंग बेटर रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी, हमने देखा था ऑलमोस्ट ट्वाइस है एफिशिएंसी। बेटर TUF ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर भी बेटर है। हाई वैल्यू ऑफ डीसी करंट एंड वोल्टेज, जो डीसी करंट और वोल्टेज जनरेट हो रहा है उसकी वैल्यू भी हाई होगी। एंड नो पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मर कोर सैचुरेशन, बिकॉज जीरो वोल्टेज कहीं पे भी नहीं है, और बिकॉज यहाँ पर हमारे पास एसी कंपोनेंट कम है, जीरो वोल्टेज नहीं है, तो पावर लॉस कम होगा, राइट। सो ये सब एडवांटेजेस हैं। नाउ कमिंग टू द डिसएडवांटेजेस। आउटपुट मिनिमम वोल्टेज इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम वोल्टेज। तो यहाँ पर अगर जो हम इनपुट की बात करें तो मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज क्या था, -Vm, बट जो हम आउटपुट की बात करें तो मैक्सिमम नेगेटिव क्या जा रहा है, सिर्फ 0 जा रहा है। तो मिनिमम वोल्टेज इज क्या है, हाफ ऑफ मैक्सिमम इंड्यूस्ड वोल्टेज एट सेकेंडरी वाइंडिंग। अब पीक इनवर्स वोल्टेज की बात करें, पीक इनवर्स वोल्टेज है ट्वाइस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हमें ऐसे डायोड चाहिए होंगे जिसकी रेटिंग अच्छी है, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा वोल्टेज इंड्यूस हो जा रही है, और अगर डायोड पर बहुत ज्यादा वोल्टेज चली गई तो डायोड बर्नआउट भी हो सकते हैं। तो हमें ऐसे डायोड चाहिए जिनकी रेटिंग अच्छी है, कॉस्ट बढ़ा देगा। बट ये अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है कि कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू द सेंटर टैप्ड ट्रांसफॉर्मर। हम सेंटर टैप्ड ट्रांसफॉर्मर यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी इस टाइप के रेक्टिफिकेशन सर्किट की। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट है, डाउट को कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए। आई होप अगर आपको सेशन पसंद आया, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, एंड ऑल्सो गिव मी योर फीडबैक। थैंक यू सो मच।